स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 41 टू 50 लिंगजियांग सिटी में आगमन। हालांकि गोधूली का समय क्षणिक होता है, पर इस क्षण ये सबसे भव्य और शानदार था, दिन की आखिरी चमक। लिंगजियांग सिटी के साम्राज्य शेल्टर में मू युक्सिन छत पर एक झूला कुर्सी पर बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। उसके कोमल और थोड़े गोल मटोल चेहरे पर उदासी की झलक थी। अपने माता पिता और भाई को राक्षसों के मुंह में मरते देखना उसके दिल पर एक ऐसा घाव दे गया था जो कभी नहीं भरेगा। और अब दुनिया को बचाने का भारी बोझ उसके कंधों पर था, जिससे वह अत्यधिक दबाव महसूस कर रही थी। पूरे दिन की साधना और सितारा फलों के सेवन के बाद उसका सुपर मार्शल कवच 6 स्टार के शिखर पर पहुंच चुका था। इस बीच शेल्टर के जीवित बचे लोग जमीन के नीचे रह रहे थे और भोजन के बदले हस्तशिल्प का काम कर रहे थे। भयानक काली बिजली, गोकिजू का प्रहार। जैसे ही रात की छाया धरती को घेरने वाली थी, शेल्टर से कुछ मील दूर आसमान में एक भयानक काली बिजली कड़की। ये गोकिजू था, जो बिजली की लहरों पर सवार होकर आया था। काला सूट, सफ़ेद बाल और खून जैसी लाल आंखें, उसके माथे पर बना काला ड्रैगन का निशान बिजली की विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। छत पर बैठी मू युक्सिन को खतरे का आभास हुआ। उसका कवच तुरंत सक्रिय हो गया और उसने कई किलोमीटर दूर आसमान में गोकिजू की ऊंची और प्रभावशाली आकृति देखी। अपनी उन्नत दृष्टि से वह उसे स्पष्ट देख सकती थी। वह यहाँ कैसे आया? मू युक्सिन का दिल बैठ गया। शक्ति का प्रदर्शन। पलक झपकते ही गोकिजू शेल्टर के चारों ओर फैली बिजली की ग्रिड को तोड़ते हुए छत पर पहुंच गया। मू युक्सिन और शेल्टर की रक्षा कर रहे दो बुजुर्ग योद्धा ग्रैंड मास्टर सतर्क होकर पीछे हट गए। घबराओ मत, मिस्टर गू यहाँ हत्या करने नहीं, बल्कि इसे मू युक्सिन को ले जाने आए हैं, गोकिजू ने शांति से कहा। बुजुर्ग योद्धा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप युक्सिन के लिए आए हैं? मू युक्सिन ने बिना लड़े हार नहीं मानी। वह चिल्लाई, स्टार शैटरिंग स्लैश, और अपनी विशाल तलवार से गोकिजू पर प्रहार किया। तलवार से निकली दिव्य रोशनी ने पूरी इमारत को चकाचौंध कर दिया। लेकिन अगले ही पल गोकिजू ने केवल एक हाथ से उस वार को रोक दिया और झटके से मू युक्सिन की तलवार छीन ली। उसके सामने मू युक्सिन एक रक्षाहीन बच्ची की तरह महसूस कर रही थी। गोकिजू ने वही तलवार हवा में घुमाई और बिजली से भरा एक ऐसा प्रहार किया कि आसमान में एक भयानक मशरूम जैसा बादल बन गया। ये शक्ति देखकर मू युक्सिन कांप उठी। गोकिजू ने उसकी तलवार उसके पैरों के पास फेंकते हुए कहा, चलो, मुझे इस शेल्टर को तबाह करने के लिए मजबूर मत करो। विशाल गठबंधन की तैयारी। मू युक्सिन के पास कोई विकल्प नहीं था, वह गोकिजू के पीछे उड़ चली। उधर बुजुर्ग योद्धा ने तुरंत राजधानी में चू युआन को फोन किया। सीओ चू, अनर्थ हो गया। गोकिजू ने मू युक्सिन का अपहरण कर लिया है। चू युआन ने शांत भाव से कहा, इसका मतलब है कि वह कछुआ सही कह रहा था। गोकिजू को भी कुछ पता चल गया है। फिलहाल वह मू युक्सिन को नहीं मारेगा, क्योंकि उसके मन में अभी भी संदेह हैं। चू युआन ने अपने साथियों से कहा, अब समय आ गया है। हमें दुनिया के 5 सबसे बड़े संगठनों वॉर गॉड ग्रुप, व्हाइट ब्लड ग्रुप, टेनलांग ग्रुप और तान्यांग ग्रुप से संपर्क करना होगा। गोकिजू को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतों को एक होना होगा। सितारा फलों के प्रभाव से चू युआन अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुका था। वह इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का एक ऐसा गठबंधन बनाने जा रहा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य गोकिजू का वध करना था। क्लाउड सिटी की ओर लौटते समय मू युक्सिन एक सितारा देवी की तरह अपने पंख फड़फड़ा रही थी, लेकिन गोकिजू की गति का मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था। गोकिजू का हर कदम उसे मू युक्सिन से बहुत दूर ले जा रहा था। मू युक्सिन थककर चूर हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा धीरे चल सकते हो? गोकिजू ने अनसुना कर दिया। उसके मन में उथल पुथल मची थी। शाओ याओ उससे अलग हो चुका था, इसलिए उसकी बातों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था। क्या अलग होने के बाद शाओ याओ उससे बदला लेगा? उसे लग रहा था कि एक भी गलत कदम उसे अनंत विनाश की ओर ले जाएगा। उसे बूढ़े कछुए की भविष्यवाणी का पता नहीं था, लेकिन उसका अंतर्मन कह रहा था कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। क्लाउड सिटी शेल्टर पहुंचते ही मू युक्सिन निढाल हो गई। उसने रास्ते भर गोकिजू को कछुए की भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि बताते ही गोकिजू उसे मार डालेगा। शेल्टर पहुंचने पर गोकिजू ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और निर्दयता से उसका दाहिना हाथ काट दिया। सुपर मार्क उसकी दाहिनी हथेली में था, हाथ के बिना वह अपना कवच नहीं बुला सकती थी। गोकिजू ने उस कटे हुए हाथ को बिजली से सील कर दिया और मेज पर बैठकर उसे गौर से देखने लगा। आसन युद्ध की तैयारी। भाई जिंगई ने हॉल में प्रवेश किया और योद्धाओं की प्रगति की रिपोर्ट दी। शेल्टर के 3052 योद्धा अब 4 स्टार से 6 स्टार के बीच पहुंच चुके थे। गोकिजू ने सिगरेट सुलझाए और कहा, मुझे बहुत बुरा आभास हो रहा है। गोदाम से 50,000 और सितारा फल निकालो और उच्च श्रेणी के योद्धाओं में बांट दो।
जब बाई जिंगई ने हिचकिचाहट दिखाई तो गोकिजू ने कहा, मैं राक्षसों को खाकर शक्तिशाली बन सकता हूं, पर तुम लोग नहीं। हमें जल्द ही एक खूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। जाओ। उस रात गोकिजू शेल्टर से निकलकर सीधे मुख्य सितारा पेड़ पर चला गया। वह पेड़ के शिखर पर बैठकर अपने ड्रैगन सोल से राक्षसों को निगलने लगा। जब उसने पेड़ के ऊपर लगे उस विशाल काले कोकून को निगलने की कोशिश की तो एक भयानक शक्ति ने उसके ड्रैगन सोल को लगभग चकनाचूर कर दिया। वह समझ गया कि अभी वह इसे वश में नहीं कर सकता। योद्धाओं का संकल्प। इधर शेल्टर में बाई जिंगई ने जीशांग, जू होंग्यू और अन्य शीर्ष योद्धाओं को बुलाया। उसने निर्णय लिया कि आम लोगों में फल बांटने के बजाय पहले इन मुख्य लड़ाकों को अल्ट्रा पावरफुल बनाया जाए। बॉस बहुत अकेले हैं और वे एक भीषण युद्ध की उम्मीद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वे अकेले लड़ें, बाई जिंगई ने कहा। जीशांग ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, चाहे हमारी जान चली जाए, हम बॉस को फिर कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। क्यूट ट्रेजर और ऐप एम्परर ने भी कसम खाई कि वे मरते दम तक गोकिजू का साथ देंगे। बाई जिंगई को गोकिजू के अतीत के बारे में पता था कि वह एक अनाथ था जिसे बचपन में बहुत प्रताड़ित किया गया था। उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि गोकिजू को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। वह अपनी अकेलेपन की शक्ति में ही आनंद पाता था। बिखरता हुआ मानवीय गठबंधन। उधर राजधानी में चू युआन वीडियो कॉल के जरिए दुनिया के 4 बड़े संगठनों के अध्यक्षों से बात कर रहा था। स्नोबियर साम्राज्य के ओरोस्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यहाँ अभी बहुत अफरा तफरी है, मैं गोकिजू से लड़ने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेज सकता। और उसने कॉल काट दी। बाकी तीनों संगठनों व्हाइट ब्लड, टेनलांग और तानयांग के प्रमुखों ने भी बहाने बनाकर कॉल काट दिए। चू युआन गुस्से से काला पड़ गया। ये लोग वाकई मानवता का एकजुट होना असंभव है। अब उसकी आखिरी उम्मीद वह बूढ़ा कछुआ था जो समुद्र की गहराइयों से राक्षसों को लाने वाला था। लेकिन चू युआन को एक बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वीडियो कॉल काटने के तुरंत बाद स्नोबियर साम्राज्य के ओरोस्का ने जो पहला काम किया वह था गोकिजू से संपर्क करना। स्नोबियर एम्पायर का वॉर गॉड ग्रुप अध्यक्ष, क्या आप वाकई चू युआन पर विश्वास नहीं करते? उपाध्यक्ष होलिन्ना ना ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे वास्तव में लगता है कि यह बात सच हो सकती है, वरना चू युआन इतना गंभीर नहीं होता। ओरोस्का, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था और जिससे एक अद्भुत दबाव महसूस होता था, उसने सिगार जलाया और हंसा, मैं क्यों विश्वास करूं? एक सितारा शोषक मुख्य वृक्ष और गोकिजू का उस पेड़ के साथ एक होना, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये केवल द युआन ग्रुप की गोकिजू से न निपट पाने की हताशा है, वे हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। होलिन्ना ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा, यह सच है कि हम उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये सच भी हो सकता है। अगर यह सच भी है तो क्या हुआ? चू युआन ने कहा कि उस पेड़ को इस ग्रह की स्टार कोर सोखने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। चूंकि वह पेड़ कियानलोंग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर है, इसलिए सबसे पहले वे ही बर्बाद होंगे। ओरोस्का ने सिगार का कश लिया और कहा, मैं गोकिजू से संपर्क करने की योजना बना रहा हूं। सैटेलाइट विभाग से कहो कि क्लाउड सिटी के सैटेलाइट से तुरंत संपर्क जोड़ें। गोकिजू और ओरोस्का का संवाद। जल्द ही संपर्क हो गया। गोकिजू उस समय मुख्य पेड़ के ऊपर बैठा 2 चंद्रमाओं की रोशनी में सितारा राक्षसों को निगल रहा था। जब फोन बजा तो उसने देखा कि यह स्नोबियर साम्राज्य से सैटेलाइट कॉल था। कौन है? गोकिजू ने पूछा। नमस्ते सीईओ गो, मैं वॉर गॉड ग्रुप का अध्यक्ष ओरोस्का हूं। अभी आपके देश के चू युआन ने मुझे एक काल्पनिक कहानी सुनाई है, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? गोकिजू ने उदासीनता से कहा, कहो। ओरोस्का ने चू युआन और उस बूढ़े कछुए की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनने के बाद गोकिजू शांत रहा और बोला, तुमने मुझसे संपर्क किया, इसका मतलब है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है। ओरोस्का हंसा, बिल्कुल, तुम्हारी भाषा में कहें तो ये सरासर बकवास है। सीईओ गो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गोकिजू दुर्भावना से मुस्कुराया, द युआन ग्रुप मुझे एक राक्षस समझता है और मुझे लैब का चूहा बनाना चाहता है। वे अब समुद्री जीवों के साथ मिलकर पागलपन कर रहे हैं, मैं बस उन्हें मार सकता हूं। ओरोस्का ने मौका देखते हुए कहा, आपकी ताकत सबको पता है। अगर आपको मेरे वॉर गॉड ग्रुप के समर्थन की जरूरत है तो बस एक शब्द कहें। बदले में मुझे कुछ सितारा फल चाहिए। गोकिजू ने पूछा, कितने? 20,000 फल। मैं अपनी उपाध्यक्ष के साथ 300 सुपरह्यूमन्स भेजूंगा। हमारे योद्धाओं को साधना के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, वे शारीरिक सीमाओं को तोड़कर लगातार शक्तिशाली बनते हैं। मेरी उपाध्यक्ष इतनी ताकतवर है कि जब तक लोंगयुन पर्वत के वे पुराने अमर बाहर नहीं आते, चू युआन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। गोकिजू ने तुरंत सौदा पक्का किया, मंजूर है। शाओ याओ का रहस्य और गोकिजू की चाल। कॉल खत्म होने के बाद होलिन्ना ने शिकायत की कि उसका मोल सिर्फ 20,000 फल लगाया गया है। ओरोस्का ने उसे समझाया कि कल सुबह होते ही वह वहां के अन्य शहरों से भी फल लूट सकती है। ओरोस्का जानता था कि गोकिजू बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और ऐसे व्यक्ति को दुश्मन बनाना मूर्खता है।
दूसरी तरफ गुकिजू ने बाई जिंगई को मैसेज भेजकर 20,000 फल अलग रखने को कहा। सच जानने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सामने लगे विशाल सितारा पेड़ की ओर देखते हुए कहा, शाओ याओ, तुम इसके अंदर हो और तुम इस पेड़ के साथ मिल चुके हो, है ना? क्या तुम चाहते थे कि मैं मु युक्सिन को मार दूं ताकि मेरे हाथों तुम्हारा इकलौता खतरा खत्म हो जाए? या फिर वाकई जैसा कछुए ने कहा, तुम्हारा और मेरा अटूट संबंध है और जब तक मैं जीवित हूं वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते? गुकिजू ने अपने मन की सारी बात कह दी पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, केवल राक्षसों की दहाड़ सुनाई दी। अब गुकिजू ने मु युक्सिन को न मारने का फैसला किया। बिना हाथ के वह कोई खतरा नहीं थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गुकिजू उसका हाथ फिर से जोड़ सकता था ताकि वह पेड़ के लिए खतरा बन सके। वह हमेशा अपने लिए पीछे हटने का एक रास्ता रखता था। उसने मु युक्सिन से सच्चाई की पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाई। वह बस खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए राक्षसों को निगलता रहा। उसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। देर रात बूढ़ा कछुआ समुद्र के 2 अधिपतियों को लिंगजियांग सिटी शेल्टर में लेकर आया। ये दोनों एक टाइगर शार्क और एक ड्रैगन पायथन कैलेमिटी लेवल प्रलय स्तर के मध्य चरण के बेहद शक्तिशाली जीव थे। समुद्र में शिकार की प्रचुरता के कारण वे बहुत तेजी से विकसित हुए थे। जब कछुए को पता चला कि गुकिजू ने मु युक्सिन का अपहरण कर लिया है तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं युक्सिन को अपने साथ ले जाता। अगर वह मर गई तो हम सब भी मौत का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि केवल उसकी शक्ति ही उस सितारा शोषक पेड़ को नष्ट कर सकती है। ड्रैगन पायथन सम्राट, जिसके सिर पर बालों की जगह छोटे सांप लहरा रहे थे, चिढ़कर बोला, क्या वह ब्लैक ड्रैगन वाकई इतना ताकतवर है? मैं उससे खुद मिलूंगा। वह खुद को पायथन अजगर कहता था, इसलिए किसी और का ड्रैगन कहलाना उसे पसंद नहीं था। इसके बाद वह और शार्क सम्राट रात के अंधेरे में क्लाउड सिटी की ओर निकल पड़े। शेल्टर में शक्ति का उदय। प्रलय का चौथा दिन, रात के 3 बजे। क्लाउड सिटी शेल्टर के गोदाम में क्यूट ट्रेजर और एप एम्परर वानर सम्राट पागलों की तरह सितारा फल खा रहे थे। वे अपने असली जानवरों के रूप में थे और एक साथ कई फल निगल रहे थे। मुझे लगता है मैं 7वें रैंक पर पहुंचने वाला हूं, क्यूट ट्रेजर ने उत्साह से दहाड़ते हुए कहा। जल्द ही एक भयानक आभा के साथ उसने 7वें रैंक में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद वानर सम्राट ने भी दर्जनों फल निगलकर 7वें रैंक की बाधा पार कर ली। जी शांग और अन्य योद्धा उन्हें बधाई दे रहे थे, तभी बाहर से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। ब्लैक ड्रैगन एम्परर, बाहर निकल और अपनी मौत का सामना कर। हमिदा होलिन्ना नाक का खौफनाक प्रवेश। क्यूट ट्रेजर और वानर सम्राट तुरंत दीवार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आसमान में 2 समुद्री राक्षस मजाक उड़ाते हुए उन्हें देख रहे थे। वानर सम्राट अपना भारी काला डंडा लेकर उन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक जमीन से एक धमाका हुआ। लाल रंग की ड्रेस पहने एक महिला सैकड़ों मीटर ऊंची छलांग लगाते हुए वहां पहुंची। ये होलिन्ना नाक स्नो बियर साम्राज्य की उपाध्यक्ष थी। तुम कौन हो? वानर सम्राट ने घबराकर पूछा। उसे उस महिला से एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। होलिन्ना ना मुस्कुराई, मुझे मिस्टर गू ने आमंत्रित किया है। क्या ये 2 जानवर तुम्हें परेशान कर रहे हैं? इसे मेरा स्वागत उपहार समझो। वह बिजली की गति से आसमान में उड़ी और ड्रैगन पायथन सम्राट के सामने पहुंची। उसकी सफ़ेद मुट्ठी ने हवा को चीर दिया और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने पायथन के सीने के आर पार छेद कर दिया। पक! होलिन्ना ने अपना हाथ झटका और ड्रैगन पायथन का शरीर तरबूज की तरह फटकर टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर शार्क सम्राट की रूह कांप गई और वह भागने लगा। लेकिन होलिन्ना ने हवा में ही एक जोरदार किक मारी और उसे भी धूल में मिला दिया। शेल्टर की दीवार पर खड़े योद्धाओं का गला सूख गया। उन्होंने ऐसी दरिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी। योद्धा की तलाश। राक्षसों को खत्म करने के बाद होलिन्ना ने अपने हाथ झाड़े। अदृश्य शक्ति कवच के कारण उन पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसने वानर सम्राट से पूछा, तुम्हारा बॉस गुकिजू कहाँ है? क्या वह लौट आया? वानर सम्राट ने सहमते हुए जवाब दिया, बॉस शहर के बीचों बीच उस सितारा पेड़ के पास हैं। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मेरे 300 सैनिक कुछ घंटों में हेलीकॉप्टरों से पहुंचेंगे, उनका स्वागत करना। ये कहकर होलिन्ना गुकिजू की तलाश में निकल पड़ी। वह युद्ध की भूखी थी और ये देखना चाहती थी कि क्या गुकिजू वाकई उतना शक्तिशाली है जितनी उसकी चर्चा थी। उन सब ने होलिन्ना को अंधेरे में ओझल होते देखा। जाने से पहले उसने एक खूंखार शेरनी की तरह शेल्टर के पास मौजूद हजारों सितारा शोषक राक्षसों का बेरहमी से सफाया कर दिया था। क्यूट ट्रेजर और दीवार पर खड़े सैकड़ों योद्धा हक्के बक्के रह गए। बाहर से वह जितनी आकर्षक और सुंदर दिखती थी, उसका व्यक्तित्व उतना ही उग्र और विस्फोटक था। हे भगवान, ये तो बहुत शक्तिशाली है। वानर सम्राट एक लंबी सांस भरते हुए वापस लौटा। क्या वह बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन से लड़ने जा रही है? क्यूट ट्रेजर ने संदेह के साथ पूछा। अगर वह सच में बॉस गू से लड़ने गई तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। मैं वास्तव में जाकर देखना चाहता हूँ। अंत में वानर सम्राट का मन उनके पीछे जाकर तमाशा देखने का हुआ।
रहने दो, नतीजा वही होगा, बॉस उसे धूल चटा देंगे। क्यूट ट्रेजर को गोकिजू पर अटूट विश्वास था। उसने कहा, चलो वापस चलकर सोते हैं। मैं लगभग 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, बुरी तरह थक गया हूँ। बूढ़े कछुए की निराशा और नई साजिश। इधर बूढ़े कछुए के आसपास का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वह गुस्से में दहाड़ा, वह मानवी कौन है? वह ब्लैक ड्रैगन के गुर्गों की मदद क्यों कर रही है? क्या वह भी उसके साथ मिलकर इस ग्रह को तबाह करना चाहती है? वृद्धली कुनयान भी होलिन्ना को पहचान गए थे। उन्होंने कहा, वह स्नोबियर साम्राज्य के वॉर गॉड ग्रुप की उपाध्यक्ष है। वह यहाँ कैसे पहुंची और उनकी मदद क्यों कर रही है, ये समझ से बाहर है। तुम इंसान, वाकई, मौत सामने खड़ी है फिर भी आपस में साजिशें रच रहे हो। बूढ़े कछुए का अब मानवता से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। लिकुनयान ने कछुए की ओर एक मोबाइल फ़ोन फेंकते हुए कहा, हमें दोष देना बंद करो। ये फ़ोन लो, पहले इसे चलाना सीखो और फिर सीईओ चू से खुद बात कर लो। 10 मिनट तक फ़ोन चलाना सीखने के बाद कछुए ने चू युआन को फ़ोन लगाया। कछुए ने बताया कि समुद्र की 3 महान शक्तियां 1 महीने के भीतर जमीन पर कदम रखेंगी। चू युआन खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि होलिन्ना भी गोकिजू के साथ है तो उसके पसीने छूट गए। वह पहले भी उससे पिट चुका था और उसके मन में उसका खौफ था। चू युआन ने कहा, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मैं आज रात लोंगयुन पर्वत जाऊंगा और किसी अमर से साथ चलने की विनती करूंगा। कल दोपहर हम क्लाउड सिटी में मिलेंगे। आसमान में महायुद्ध, गोकिजू बनाम होलिन्ना। उसी समय क्लाउड सिटी के केंद्र में सितारा पेड़ के ऊपर गोकिजू अपने ड्रैगन सोल से राक्षसों को निगल रहा था। धूम कड़क, अचानक गोकिजू की पीठ के पीछे से एक अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार मुके की हवा का झोंका आया। प्रहार इतना तेज था कि उसके कपड़े फट गए। गोकिजू के पीछे मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स बिजली उगलते हुए उस लाल आकृति पर झपटे। एक जोरदार धमाके के साथ गोकिजू अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ, लेकिन वह लाल आकृति होलिन्ना सीधे जमीन पर जा गिरी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। शानदार, यही वह अजेय युद्ध देवता है जिसकी मुझे तलाश थी। जमीन पर गिरकर भी होलिन्ना डरी नहीं, बल्कि उसका युद्ध जुनून और बढ़ गया। उसने अपने शरीर की सुपर सेल्स को सक्रिय किया, जिससे उसके शरीर से गर्मी की भयानक लहरें निकलीं। वह एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह दोबारा गोकिजू की ओर झपटी। उसके मुक्कों से निकलने वाली आग की लपटें इतनी तेज थीं कि हवा में आग लग गई। गोकिजू की नज़रें शांत थीं। अगले ही पल वह बिजली की एक कौंध बनकर उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में बिजली का एक गोला सघन हो गया। धूम, बिजली और आग के टकराने से पूरा आसमान जगमगा उठा। होलिन्ना के शरीर की आग बुझ गई और वह एक हिलाए न जा सकने वाले पहाड़ से टकराकर सीधे सैकड़ों मीटर नीचे जमीन में धंस गई। थू, होलिन्ना ने खून की एक बड़ी उल्टी की, लेकिन फिर वह जोर से हंसने लगी। अद्भुत, बहुत समय बाद मुझे इतना रोमांच महसूस हुआ है। गोकिजू बिजली की गति से उसके सामने उतरा और पूछा, क्या तुम वॉर गॉड ग्रुप की उपाध्यक्ष हो? हाँ, तुम मुझे ना कह सकते हो। होलिन्ना ने अपने होंठों से खून पोंछा और बड़े गौर से गोकिजू को देखने लगी। होलिन्ना का व्यक्तित्व ऐसा है कि वह केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का सम्मान करती है। गोकिजू की अदम्य शक्ति ने उसका दिल जीत लिया था, इसीलिए उसने उसे नाना कहने की अनुमति दी। प्रभावशाली शक्ति, गोकिजू ने खुले दिल से उसकी प्रशंसा की। गोकिजू को विकसित होने के लिए क्यूट ट्रेजर और अन्य लोगों की तुलना में 3-4 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी ताकत भी उनसे कई गुना अधिक थी। 7th स्टेज के शिखर पर पहुंचा गोकिजू अब 8th स्टेज के योद्धा को भी टक्कर दे सकता था। वहीं होलिन्ना की शक्ति अभी 8th स्टेज के शुरुआती चरण में थी, इसलिए गोकिजू के सामने वह टिक नहीं पाए। गोधूली के समय होलिन्ना ने उत्सुकता से पूछा, सीईओ गो, क्या ये वही मुख्य वृक्ष है जिससे राक्षस पैदा होते हैं? क्या आज फिर से इस पर सितारा फल उगेंगे? गोकिजू ने विश्वास के साथ कहा, हाँ उगेंगे। उसे अपनी अंतरात्मा से इसका आभास हो रहा था। अगले कुछ घंटों तक गोकिजू राक्षसों को निगलता रहा और होलिन्ना पास बैठकर उसे विस्मय से देखती रही। गोकिजू ने उसे उपहार स्वरूप 2000 सितारा फल दिए। होलिन्ना ने जब उन्हें चखा तो वह उनकी शक्ति देखकर दंग रह गई। भोर होने से पहले ही गोकिजू को महसूस हुआ कि वह 8th स्टेज में प्रवेश करने वाला है। लोंगयुन पर्वत का अमर। उसी रात चू युआन लोंगयुन पर्वत पहुंचा। उसने एक गुप्त बैरियर को पार किया, जिसके पीछे असली लोंगयुन पर्वत छिपा था। वहां चांदनी में लिपटे ऊंचे महल और धुंध के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था। चू युआन एक बांस के जंगल में स्थित लकड़ी के घर के बाहर पहुंचा और झुककर कहा, बड़े भाई, मैं आपको एक बार पहाड़ से नीचे चलने का निमंत्रण देने आया हूं। अंदर से एक प्राचीन और कर्कश आवाज आए, बाहर की दुनिया भले ही अराजक हो, पर तुम्हारी शक्ति उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। चू युआन ने आह भरते हुए पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं सुना दी। वह आवाज गंभीर हो गई। घर का दरवाजा खुला और सफेद दाढ़ी बालों वाला एक वृद्ध साधु बाहर आया, जिससे दिव्य आभा झलक रही थी।
वृद्ध ने कहा, मैं उस गुकिजू को मार सकता हूँ। चू युआन ने सावधानी बरतते हुए कहा, नहीं बड़े भाई, भले ही आप उसे मार सकें, लेकिन वह पलटवार जरूर करेगा और आप घायल हो सकते हैं। हम बस उसकी शक्ति का परीक्षण करेंगे और बाकी काम समुद्र की उन 3 महान शक्तियों पर छोड़ देंगे। बूढ़ा कछुआ और गुकिजू की मुलाकात। सुबह के लगभग 4 बजे बूढ़ा कछुआ क्लाउड सिटी के केंद्र में पहुंचा। उसने एक ऊंची इमारत से गुकिजू और होलिन्ना ना को राक्षसों को निगलते देखा। वह वहां से भागने ही वाला था कि गुकिजू की आवाज गूंजी, तुम वही बूढ़े कछुए हो ना? इतनी जल्दी में जाने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल हवा के दबाव ने कछुए को एक बुलबुले में कैद कर लिया और उसे खींचकर सीधे गुकिजू के सामने ला खड़ा किया। होलिन्ना ना ने शरारत से कहा, यह तो एक पुराना खूसर कछुआ है। सीओगो, क्यों ना हम इसका सूप बना लें? ये बहुत पौष्टिक होगा। कछुआ सहम गया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। गुकिजू ने उदासीनता से पूछा, समुद्र की वे 3 खौफनाक शक्तियां कब तक यहाँ पहुंचेंगी? कछुए ने जवाब दिया, 1 महीने के भीतर। ब्लैक ड्रैगन एम्परर, इस ग्रह की खातिर तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए और मुयुक्सिन को छोड़ देना चाहिए। होलिन्ना ना उसे ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई मूर्ख हो। गुकिजू हल्के से मुस्कुराया, मैं कभी भी नैतिक ब्लैकमेल में नहीं फंसता। दुनिया जिए या मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मेरे अपने लोग जीवित हैं तब तक अगर ये दुनिया तबाह भी हो जाए तो हो जाने दो। बूढ़े कछुए ने गुकिजू की बात सुनी और उपहास करते हुए सिर हिलाया, इंसान, जैसा कि उम्मीद थी, सब स्वार्थी होते हैं। गुकिजू ने उदासीनता से कहा, यह तो होना ही था। तुम जैसे जानवरों में अभी अभी समझ आए है, समय आने पर तुम भी वैसे ही बन जाओगे। कछुए ने भारी आवाज में कहा, तुम स्टार ब्लू महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों को अपना दुश्मन बना रहे हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम बच पाओगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो इस ग्रह के नष्ट होने से पहले मुझे यहाँ के सारे जीवन का सफाया करने में कोई आपत्ति नहीं है। गुकिजू ने आगे कहा, इसके अलावा अगर मैं इस पेड़ के साथ एक हूँ तो मैं इसे ग्रह की कोर सोखने से रोक भी सकता हूँ। फिर भी तुम भविष्य की चिंताओं के कारण मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पवित्र माँ हूँ जिसे गुस्सा नहीं आता? कछुआ निरुत्तर हो गया। गुकिजू की बात में तर्क था, लेकिन फिर वह पेड़ के शिखर पर धड़कते काले कोकून की ओर इशारा करते हुए बोला, ब्लैक ड्रैगन एम्परर, तुम गलत हो। उस कोकून को देखो, उसके अंदर एक खौफनाक जीव पल रहा है। वह इस ग्रह की कोर को सोखे बिना पैदा नहीं हो सकता, और शायद तुम इस पेड़ को नियंत्रित न कर पाओ। गुकिजू ने उपहास करते हुए कहा, मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो। मैं मर सकता हूँ, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में मुझे मारने की शक्ति है या नहीं। मुझे आत्महत्या के लिए मनाना एक हसीन सपना मात्र है। कछुए का अंत और गुकिजू का विकास T-8। जब कछुए के पास कोई तर्क नहीं बचा तो उसने हार मान ली। गुकिजू ने हवा में अपनी मुट्ठी भींची और कछुए को कैद करने वाला बुलबुला फट गया। कछुआ तुरंत मर गया। गुकिजू ने अपने ड्रैगन सोल के जरिए उसे निगल लिया। धूम! जैसे ही उसने कछुए को निगला, उसके शरीर में ऊर्जा का एक महासागर उमड़ पड़ा। उसने 7वें चरण की बाधा को तोड़कर तुरंत 8वें चरण में प्रवेश किया। उसके शरीर से भयानक काली लपटें और बिजली फूट पड़ी। उसके दिल के अंदर एक रहस्यमयी स्थान खुल गया जहां सब कुछ भस्म कर देने वाली काली आग जल रही थी। उसकी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स अब एक लाइटनिंग ब्लैक ड्रैगन और एक फ्लेम ब्लैक ड्रैगन में बदल चुके थे। होलिन्ना ना ये दृश्य देखकर कांप उठी, यह आदमी फिर से शक्तिशाली हो गया। हमारे हॉल मास्टर का इसे दुश्मन न बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। पुनर्जन्म और गहरे समुद्र की शक्ति। इधर बरमूडा समुद्र की गहराइयों में 3 खौफनाक आवाजें गूंजी, क्या वह बूढ़ा कछुआ मर गया? उसे पुनर्जीवित करो। समुद्र की तलहटी में एक विशाल भूरा प्राचीन वेदी थी। 3 विशाल टेंटेकल्स ने वेदी को छुआ और पूरी वेदी दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। 10 मिनट बाद वह कछुआ उस वेदी पर जीवित खड़ा था। वह खुद हैरान था कि वह वापस कैसे आ गया। उन डरावनी आवाज़ों ने कहा, अगली बार मौत के पीछे मत भागना। अब से 7 दिन बाद मैं खुद जाकर उस ब्लैक ड्रैगन के प्राण लूंगा। एक जल बवंडर कछुए को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले गया। भविष्य की रणनीति। क्लाउड सिटी में होलिन्ना ना ने गुकिजू के पास बैठकर एक सितारा फल खाते हुए कहा, सीईओ गो, अगर वह भविष्यवाणी सच है, तब भी जब तक आप मेरे साम्राज्य को सुरक्षित रखेंगे, मैं आपके साथ पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। गुकिजू मुस्कुराया, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? होलिन्ना ना ने उत्तर दिया, मैं केवल शक्ति पर विश्वास करती हूँ। असली योद्धा भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। गुकिजू को उसका स्पष्टवादी स्वभाव पसंद आया। उसने उसे और फल खाने को कहा ताकि वह भी मजबूत हो सके। उसे पता था कि अब 7 दिन बाद असली परीक्षा शुरू होगी। ... जैसे ही सुबह की पहली किरण ने अंधेरे का पर्दा हटाया, सितारा शोषक मुख्य वृक्ष पर फिर से फल उगाए।
गुकिजू और होलिन्नाना ने मिलकर पेड़ पर मौजूद 10 लाख से अधिक राक्षसों का सफाया किया और 2 घंटे के भीतर सारे फल इकट्ठा कर लिए। इसके बाद गुकिजू ने पेड़ पर अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, लेकिन वह एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाया। काली आग भी उसे जला नहीं सकी। गुकिजू ने गहरे चिंतन में कहा, लगता है वह बूढ़ा कछुआ सही कह रहा था। क्या वाकई केवल मू युक्सिन ही इस पेड़ को नुकसान पहुंचा सकती है? जब गुकिजू शेल्टर लौटा तो बाई जिंगई एक गंभीर चेहरा लेकर उसके पास आए। सीओ गो, जरा खबरें देखिए। चू युआन की घोषणा, ब्लैक ड्रैगन बना दुनिया का दुश्मन। बाई जिंगई ने टीवी चालू किया। स्क्रीन पर द युआन ग्रुप का विशेष चैनल चल रहा था, जहां चू युआन पूरी दुनिया को संबोधित कर रहा था। पूरी दुनिया के बुद्धिमान प्राणियों, आज मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है। क्लाउड सिटी के केंद्र में ये जो विशाल पेड़ है, इसका नाम सितारा शोषक मुख्य वृक्ष है। ये ग्रह की कोर को सोख रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो 2-3 साल में हमारी धरती एक मृत तारा बन जाएगी। इस पेड़ को नष्ट करने के लिए 2 कदम उठाने होंगे। पहला, इस व्यक्ति को मारना होगा। स्क्रीन पर गुकिजू का वीडियो चलता है। वह इस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वह जीवित है, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरा, हमें मू युक्सिन को बचाना होगा, जिसे उसने कैद कर रखा है। केवल उसकी शक्ति ही इस पेड़ का अंत कर सकती है। मैं, चू युआन, अपने सम्मान और जीवन की शपथ लेकर कहता हूं कि यह सच है। आइए हम सब मिलकर इस ब्लैक ड्रैगन एम्परर गुकिजू का अंत करें। शेल्टर में हलचल और गुकिजू का निर्णय। खबर देखने के बाद गुकिजू शांत रहा। उसे बस इस बात पर आश्चर्य था कि वह कछुआ फिर से जीवित कैसे हो गया। सीओ गो, क्या ये सच है? बाई जिंगई ने फुसफुसाते हुए पूछा। शेल्टर में दहशत फैल रही है। डिप्टी जनरल ये और अन्य लोग डरे हुए हैं। वे आपको दुनिया का विनाशक समझने लगे हैं। गुकिजू ने ठंडे स्वर में कहा, शायद ये सच ही है। मैं अब पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुका हूँ। जिंगई, तुम क्या चाहती हो? जिंगई मुस्कुराई, मैं आपकी नाव पर सवार हो चुकी हूँ और अब उतरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गुकिजू ने उसकी वफादारी को सराहा और आदेश दिया, ब्रॉडकास्ट करवा दो, जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है वह भी जा सकता है। विनाश का संकल्प। तभी होलिन्नाना वहां पहुंची। वह भी खबर देखकर चिंतित थी। उसने बताया कि स्नोबियर साम्राज्य के राष्ट्रपति पर भी भारी दबाव है और वे चू युआन की बातों की पुष्टि कर रहे हैं। होलिन्नाना, क्या तुम भी वापस जाओगी? गुकिजू ने पूछा। मैं बहुत दुविधा में हूँ। उसने आह भरी। गुकिजू ने विक्षिप्तों की तरह हंसते हुए कहा, चाहे तुम वापस जाओ या न जाओ, परिणाम वही होगा। अगर मैं युद्ध में मारा गया तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मू युक्सिन के सुपर चिन्ह वाला कटा हुआ हाथ मेरे पास है। वह अब कभी अपना कवच नहीं बुला पाएगी। अगर वे मुझे जीने का मौका नहीं देंगे तो हम सब एक साथ राख हो जाएंगे। उसने आगे कहा, अगर वे समझदारी दिखाते और मुझसे बात करते कि इस पेड़ को कैसे रोकना है, तो शायद मैं उनकी मदद करता। लेकिन उन्होंने मुझे सीधे दुनिया का दुश्मन बना दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। होलिन्नाना ने उसकी आंखों में देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम वाकई पागल हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। उन्होंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया। ठीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगी। गुकिजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बुद्धिमान निर्णय। जो व्यक्ति एक बार मर चुका हो, उसे मौत का डर नहीं होता। द युआन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों द युआन ग्रुप, व्हाइट ब्लड ग्रुप, वॉर गॉड ग्रुप, तानयांग ग्रुप और तियानलांग ग्रुप ने तुरंत चू युआन से संपर्क किया। अब वे समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। चू युआन ने वीडियो प्रोजेक्शन के जरिए सभी नेताओं से कहा, 7 दिनों में समुद्र की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति गुकिजू का अंत करने जमीन पर आएगी। हमें वहां मौजूद रहना होगा ताकि वह घायल होकर भाग न सके। जब तियानलांग ग्रुप के अध्यक्ष ने सवाल उठाए तो चू युआन ने स्पष्ट किया, हमें एकजुट होना ही होगा। उस समय लोंगयुन पर्वत के 3 प्राचीन पूर्वज भी मैदान में उतरेंगे। वॉर गॉड ग्रुप के अध्यक्ष ओरोस्का ने सुझाव दिया कि क्या गुकिजू से बात की जा सकती है, लेकिन बूढ़े कछुए ने तुरंत उसे काट दिया। वह उस पेड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे मारना ही एकमात्र रास्ता है। अंत में सभी संगठनों ने 5 दिनों के भीतर अपनी सेनाएं भेजने का फैसला किया। वफादारी की परीक्षा। क्लाउड सिटी शेल्टर में भगदड़ मच गई। पूरी दुनिया का दुश्मन बनना बहुतों के लिए पागलपन था। अधिकांश योद्धा गुकिजू को छोड़कर चले गए। अंत में केवल कुछ ही वफादार साथी बचे। जीशांग, व्हाइट फॉक्स, झाओहू, जूहोंग्यू, शुकिंग, क्यू ट्रेजर, एप एम्परर, बाई जिंगई, सुकियान, वुजियाओ और होलिन्नाना। गुकिजू उन सब को लेकर मू किंगक्सू के शेल्टर में पहुंचा। उसने शांति से कहा, ये लड़ाई पूरी दुनिया के दिग्गजों के खिलाफ है। मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम लोग अभी भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। क्यू ट्रेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, अगर मरना ही है तो शान से लड़कर मरेंगे। ये दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है।
जी शांग ने गुस्से में कहा, वे हमें कोई मौका नहीं दे रहे, तो मरने से पहले हम भी उन्हें जख्म देकर जाएंगे। व्हाइट फॉक्स ने दांत पीसते हुए कहा, बड़े भाई, आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, फिर भी वे पीछे पड़े हैं। तो फिर सब साथ मिलकर तबाह होंगे। उनकी दृढ़ता देख गोकिजू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े सूरमाओं से लोहा लेते हैं। गोदाम के 10 लाख सितारा फल खा जाओ। अगर युद्ध में गिरना भी पड़ा तो घुटनों के बल नहीं गिरेंगे। अंतिम क्षणों की बातचीत। जब सब योद्धा तैयारी के लिए चले गए तो केवल हो लिन्नाना वहां बची। गोकिजू ने सिगरेट सुलझाए और कहा, जाओ, अगर मैं मारा जाऊं तो जीशांग और बाकियों की जान बचा लेना। होलिन्नाना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या हम सब वैसे भी नहीं मरने वाले? गोकिजू ने शांति से जवाब दिया, उम्मीद हमेशा रहती है। अगर मैं मर गया तो उनसे कहना दुखी ना हूं, मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं था। उसके बाद उस पेड़ से संवाद करने की कोशिश करना, शायद वह तुम्हें बचा ले। उसने आगे कहा, अगर मरने से पहले मैंने उन हमलावरों को खत्म कर दिया तो मैं मू योक्सिन का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा ताकि तुम पेड़ को नष्ट कर सको। गोकिजू ने कभी इंसानों से नफरत नहीं की थी, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने उसे मजबूर कर दिया था। होलिन्नाना का चेहरा लाल हो गया और उसने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा, पर फिर मुड़कर वहां से चली गई। गोकिजू सोफे पर अकेला बैठा रहा, धुएं के छल्लों के बीच अपनी नियति का इंतजार करता हुआ। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए। आज ही होलिन्नाना विदा हुई। उसकी शारीरिक शक्ति अब 8वें चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। गोकिजू के वफादार साथी जीशांग, क्यू ट्रेजर और वानर सम्राट भी 8वें चरण के मध्य तक पहुंच चुके थे, जबकि बाकी सभी 7वें चरण के शिखर पर थे। गोकिजू खुद 8वें चरण के शिखर पर था, लेकिन वह 9वें चरण की बाधा नहीं तोड़ पा रहा था। इसी बीच शेल्टर में एक बिन बुलाया मेहमान आया। विशाल विला के भीतर गोकिजू ने उस प्रभावशाली व्यक्ति का स्वागत किया। वह क्यानलोंग साम्राज्य के पूर्व युद्ध देवता हेलियन युन थे। हेलियन युन ने आह भरते हुए कहा, जब से चू युआन ने सत्ता संभाली है, देववान ग्रुप एक पूंजीवादी गिरोह बन गया है। साम्राज्य का अब उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जीवित रहें और देववान ग्रुप का तख्ता पलट दें। गोकिजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप यहाँ केवल बातें करने तो नहीं आए होंगे? हेलियन युन ने गंभीरता से कहा, साम्राज्य आपकी मदद करना चाहता है। हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जो इस ग्रह की नहीं है, और यह आपकी युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। ब्लैक ड्रैगन ब्रेसलेट, 10 गुना शक्ति। हेलियन युन ने एक ब्रीफकेस खोला, जिसमें एक पूरी तरह काला ब्रेसलेट रखा था। इस पर रहस्यमयी आकृतियां बनी थीं। जैसे ही गोकिजू ने इसे अपने दाहिने हाथ में पहना, एक अद्भुत दृश्य दिखा। ब्रेसलेट से एक प्रेतवादित रोशनी निकली और वह सीधे गोकिजू के मांस और खून में विलीन हो गया। उसी क्षण गोकिजू का शरीर कांप उठा। उसकी कोशिकाएं और जीन बदल गए और उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। अब यह ब्रेसलेट गोकिजू की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसके एक विचार मात्र से वह ब्रेसलेट कभी एक बिजली उगलते ड्रैगन भाले में बदल जाता, तो कभी एक अभेद्य ब्लैक ड्रैगन ढाल या धनुष में। गोकिजू ने चकित होकर कहा, अद्भुत। भले ही मैं 8वें चरण पर हूं, लेकिन इसकी वजह से मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। अब इंसानों में मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, बस उस समुद्री जीव का डर है। मू योक्सिन की विदाई। हेलियन युन ये जानकर हैरान रह गए कि गोकिजू ने उस कछुए को मार दिया था, पर वह फिर जीवित हो गया। गोकिजू ने शांति से कहा, चिंता मत करो। साम्राज्य ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस दुनिया को अपने साथ नहीं डुबाऊंगा। 2 दिन बाद होने वाले युद्ध में अगर मैं मारा भी गया तो मैं अपने हर दुश्मन को साथ लेकर मरूंगा। उसने आगे कहा, आप मू योक्सिन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ अभी मेरे पास ही रहेगा। अगर मैं मर गया तो 1 साल बाद कोई उसे वह हाथ वापस जोड़ देगा। गोकिजू ने 1 साल इसलिए कहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद शाओ याओ उसे पुनर्जीवित कर दे। हेलियन युन ने झुककर आभार व्यक्त किया और गोकिजू ने वू जियाओ को आदेश दिया कि वह उन्हें मू योक्सिन के पास ले जाए। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी के 41 से 50 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।